वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो हम लोग लाइट चैप्टर जो है उसको आज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले अंक में मैंने रिफ्लेक्शन और उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरा वीडियो अगर वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में बोला कहा गया है कि किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन, परावर्तन या वर्तन, परावर्तन तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन, और वर्तन को क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या दूसरी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरी बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस दूसरी बिंदु को ही क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरी बिंदु पर प्रतिबिंब जो है वो किसका बनेगा, प्रथम बिंदु का बनेगा। तो आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में कुछ तो धारणा होगी। प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, इमेज। प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, इमेज। यानी कि समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग जाएं या अपना चेहरा देखें तो दर्पण के अंदर जो मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो और कुछ नहीं, वो हम लोगों का इमेज है। उसी तरह से यदि हम लोग नदी या तालाब के किनारे अगर हम लोग जाते हैं और अगर वहाँ पे देखते हैं कि पेड़ पौधे की परछाइयाँ या पेड़ पौधे नदी या तालाब के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही है, वो क्या है, यानी कि जो किनारे खड़े जो पेड़ पौधे हैं उसका जो प्रतिबिंब है, यानी कि उसका जो अक्ष है, वो हम लोग को पानी के तल पे दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो भी एक तरह से प्रतिबिंब है। कुछ भी, किसी भी तरह से जहाँ पे हम लोग अपना चेहरा दिखाई दे, किसी भी सतह पर, तो जो चेहरा दिखाई दे रहा है जिस सतह पर, उस सतह जो है क्या बन रहा है, वहाँ पे हम लोग का अपना प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि मोबाइल में यदि अगर अपना चेहरा हम लोग देख पा रहे हैं मोबाइल के गोरिल्ला ग्लास में या उसके फ्रंट ग्लास में, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है वो बहुत तरह से हो सकता है, बहुत जगह देखा जा सकता है। तो हम लोग देखते क्या है कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए कि किरणों का मिलना आपस में जरूरी है। किरणों का मिलना आपस में जरूरी है। किन किरणों का, प्रकाश किरणों का। कब, परावर्तन या वर्तन के पश्चात। यानी कि जब किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो मिलने की जो घटना है, वो घटना जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक, या तो वो जो किरणें जो वो वास्तव में मिलती है, यानी कि वो सही है, सच में मिलती है, या तो फिर वो मिलती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतीत होने का मतलब क्या हुआ, फीलिंग, समझ में आता है कि वो मिल रहा है लेकिन वास्तव में वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये कल्पना के आधार पर है, और ये वास्तव में मिल रहा है यानी कि ये वास्तव में ही मिलेगा, वास्तव में ही मिलेगा, यानी कि सच में मिलेगा। तो इस घटना यानी कि प्रतिबिंब के किरणों को आपस में मिलने के बेस के ऊपर प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार की होती है, प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार की होगी। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। इसका बेस क्या है, किरणों का आपस में मिलना। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यदि किरणें वास्तव में मिलती है तो एक प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, और यदि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो दूसरे प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ये क्या है, ये एक काल्पनिक घटना है। तो जब मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, तो जब उस प्रकार के प्रकाश किरणें यदि मिलती या आती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जब वास्तव में मिलती है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब जो वो दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा
काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज, और इसे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब जो वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सा? वास्तविक इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। किसके आधार पर? किरणों को मिलने के आधार पर। तो हम लोग इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? तो इसको हम लोग दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से क्या होगा? दोनों के बीच में यदि परीक्षा में अंतर पूछा जाए तो वो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कि इसका हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर। तो दोनों के बीच में हम लोग अंतर देखते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं रियल इमेज और इधर लिखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया काल्पनिक इमेज और रियल इमेज का मतलब हो गया वास्तविक इमेज। तो दोनों को यदि अगर हम लोग क्या करें, सबसे पहले परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें, यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी वो परिभाषा क्या होगा, और इसकी जो परिभाषा होगी वो परिभाषा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो रियल इमेज की परिभाषा क्या होगी? देखिए परिभाषा जो है वो इसी परिभाषा से ही इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? तो रियल इमेज की जो परिभाषा हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखना होगा? रियल इमेज के लिए लिखेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर क्या है, रियल, वास्तव में मिलती है, यानी कि यहां तक हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरी बिंदु को ही क्या कहेंगे हम लोग? पहली बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे, और वह प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? वो रियल इमेज होगा, यानी कि वास्तविक इमेज होगा। ठीक है, परिभाषा कहां से कहां तक लिखना है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस दूसरी बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं, और यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी कि रियल इमेज होगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का रियल इमेज की परिभाषा। अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की परिभाषा देखें तो बिल्कुल फिर यहीं से प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर, यहां के बाद पर, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरी बिंदु पर, या दूसरी बिंदु यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, पर की जगह पे से लिखना होगा, दूसरी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरी बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोनों के बीच में यदि हम लोग अंतर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, या अगर हम लोगों को बोला जाए कि वास्तविक इमेज क्या है, या वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 2 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता हो सकती है और काल्पनिक प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो विशेषता को फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन कर देने से ही हो जाएगा। तो बी नंबर देखा क्या जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसका मतलब इसे पर्दे पर लिया या उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है, और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग नहीं क्या किया सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पूरा लिखना होगा। ठीक है, दूसरा या तीसरा, रियल इमेज को क्या कर सकते हैं हम लोग? आंख से देख सकते हैं, इसे देखा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को भी आंख से देखा जा सकता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर नहीं होगा, या समानता हो जाएगा। तो खैर ये याद रखना है कि वास्तविक इमेज को भी देखा जा सकता है और काल्पनिक इमेज को भी देखा जा सकता है।
सी नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविक इमेज जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा। ये क्या होगा? वास्तविक इमेज जो होगा ये उल्टा होगा। और वर्चुअल इमेज ये क्या होगा? ये सीधा होगा। वास्तविक इमेज जो होगा वो होगा उल्टा, और वर्चुअल इमेज जो होगा वो क्या होगा? वो सीधा। इसका इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्टेड, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है इरेक्ट। ठीक, तो रियल इमेज का यदि अगर हम लोगों से उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण हम लोग क्या लिख सकते हैं? उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं कि सिनेमा के पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वो रियल इमेज होता है। हम लोग के आंख के जो रेटिना पे जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है? वो भी रियल इमेज ही होता है। तो वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल क्या होगा? मृगमरीचिका। मृगमरीचिका जब हम लोग गर्मी के दिनों में बसों से जब सफर करते हैं तो सामने यानी कि कुछ दूरी के अंतर पे हम लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे जल का जो है वो जमाव है, जल का जमाव है। लेकिन जब करीब में जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे हम लोग का जल का जमाव नहीं मिलता है। ये घटना ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में देखा जाता है, यानी कि डिजर्टेड प्लेस, डिजर्ट में ये घटना जो देखा जाता है मृगमरीचिका। तो मृगमरीचिका जो है वो क्या है? वो एक तरह से वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके साथ साथ तालाब के जो जल है उसके सतह पे जो वृक्षों का जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होता है? वो भी एक तरह से वर्चुअल इमेज ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस। तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो बनाया जा सकता है। तो समतल दर्पण मतलब जो घर में हम लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, उस दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण को पहचाना कैसे जाएगा कि कोई दर्पण समतल है या कोई दर्पण असमतल है? इसे पहचाना कैसे जाएगा? क्या कोई आइडिया किसी तरह को, किसी को भी? तो हम लोग समतल दर्पण और असमतल दर्पण को पहचान कैसे सकते हैं? बिल्कुल, पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है। कैसे पहचाना जा सकता है? समतल दर्पण और असमतल दर्पण के बीच के अंतर को कैसे पहचाना जा सकता है? यदि हम लोगों के पास प्लेन सरफेस है, यानी कि अगर प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार जो है बिल्कुल वस्तु के जैसा ही होगा। वस्तु के जैसा का मतलब क्या हुआ? वस्तु की जितनी लंबाई हो उतनी ही लंबाई होगी, वस्तु की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई होगी। सिर्फ वहाँ पे हम लोगों को अंतर क्या मिलेगा? दाहिना हाथ जो है वो बायां हाथ की तरह और बायां हाथ जो है दाहिना हाथ की तरह बिहेव होगा, यानी कि लेफ्ट जो है वो राइट की तरह और राइट जो है वो लेफ्ट की तरह बिहेव होगा। ये किसके बीच में होगा? समतल दर्पण। और यदि दर्पण असमतल है, खुरदरा है, कर्व सरफेस है, यानी कि इस तरह से, यदि ये कर्व सरफेस है यानी कि असमतल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे भी उठा हुआ है, यहाँ भी उठा हुआ है, तो ये दर्पण जो होगा क्या होगा? असमतल। तो असमतल जो दर्पण है इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, या असमतल मिरर जो है उसका पहचान कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। जिस दर्पण में यदि प्रतिबिंब जो है वो आड़ा टेढ़ा तिरछा बनता है, जैसे मान लीजिए जो चम्मच है, स्पून, स्पून SPOON, स्पून जो होता है वो किस शेप में होता है? इस तरह से होता है। तो अगर हम लोग ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? टेढ़ा सरफेस है, यानी कि कर्व सरफेस है। तो ये क्या? ये तो प्लेन सरफेस नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा कुबड़ा, कभी मोटा या पतला दिखाई दे। और अगर हम लोग ये पीछे वाले सरफेस यानी कि इस सरफेस में यदि अगर हम लोग अपना प्रतिबिंब दिखाई दे तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देगा, यानी कि वास्तविक रूप से जो प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो प्रतिबिंब हम लोग वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? वो वहाँ पे आड़ा टेढ़ा कुबड़ा इत्यादि इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो जगह था ये किस तरह का प्लेस था, किस तरह का सरफेस था? ये कर्व सरफेस है, यानी कि असमतल दर्पण है। तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण, कौन सा सतह जो वो समतल और कौन सा सतह जो असमतल है। खैर, असमतल हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है उतना इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जितना सारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो असमतल दर्पण पर ही होता है, यानी कि असमतल सतह पर भी होता है। जैसे सिनेमा का जो पर्दा होता है वो खुरदरा होता है और असमतल होता है। क्यों होता है? ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्वेश्चन के आंसर को याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो कैसे होगा। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा, चाहे वो किसी भी प्रतिबिंब से हो, हमेशा दो किरण का होना अति आवश्यक है। हमेशा
दो किरण का होना अति आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो इमेज है यानी प्रतिबिंब जो है उसको बनाया कैसे जाता है, कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इमेज जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ उस प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्लेन सरफेस। जो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? ये कोटेड सरफेस है। क्या है? कोटेड सरफेस। कोटेड सरफेस का मतलब होगा कि इसका जो परावर्तक सतह है वो ऊपर वाला सतह जो है वो परावर्तक सतह है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस है? ऊपर वाला सतह। और नीचे वाला सतह जो वो क्या है? वो कोटेड है, यानी कि उसको रंग से रंग दिया गया है। ये जो नीचे वाला सरफेस है ये है कोटेड सरफेस, ठीक है। और जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैंने जब प्रकाश का परावर्तन जब मैं बता रहा था तो इसको मैंने डिटेल्स में बताया था। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दूंगा, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो खैर, तो ये हो गया हम लोग का कोटेड सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब यहां से प्रकाश की किरणें आती है, मान लिया जाए कि ये जो ए है ये एक बिंदु है जो कि प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। तो यहां से प्रकाश जो है वो दो तरह से गमन कर सकता है। एक वो परपेंडिकुलरली यानी कि लंबवत रूप से वो गमन कर सकता है, और दूसरा इंक्लाइंड वे यानी कि तिरछा गमन कर सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनिमम दो किरण मिलेगा ही जरूर, यानी कि टू टाइप्स ऑफ रे मस्ट बी देयर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रे जो है वो क्या होगा? वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली आपतित होगा, यानी कि परपेंडिकुलरली क्या होगा? वो उसके ऊपर इंसिडेंट होगा, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा। और फिर वो क्या करेगा? इसमें किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन होगा, मुड़ाव होगा नहीं, वो उसी दिशा में वापस रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, मान लिया जाए ओ पॉइंट पे, और वो फिर क्या किया? वो रे उसी डिरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ये हो गया हम लोग का पहला किरण, पहला प्रकाश किरण जो कि वस्तु ए से आ रहा है। अब दूसरा जो प्रकाश किरण है वो क्या होगा? दूसरा टाइप का प्रकाश किरण जो है वो तिरछा जा सकता है, ठीक है। तो तिरछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तिरछा ले लेते हैं। ये हो गया इंक्लाइंड, यानी कि इस बिंदु पर वो फिर क्या किया? वो आपतित हुआ बी बिंदु पर, बी बिंदु पर आपतित होगा। तो आपतित होने के पश्चात क्या होगा? उसमें परावर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन होगा ऐसे, वो इस तरह से क्या हुआ? वो अपने मार्ग से विचलित हो गया। किस मार्ग की ओर? वो बीसी मार्ग की ओर चला गया, यानी कि प्रकाश किरण जो है वो ए बी परावर्तक सतह पर आपतित हुआ। किस बिंदु पर? बी बिंदु पर आपतित हुआ। आपतित होने के बाद क्या होगा? उसमें परावर्तन होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या करेगा? वो बीसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक। तो बी बिंदु पे क्या हुआ? प्रकाश का विचलन हुआ। अगर परावर्तक सतह नहीं रहता तो क्या होता? प्रकाश जो है वो इधर से वो माइग्रेट कर जाता, ठीक। तो अब यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी आंख से अगर देख रहा है इस प्रकाश किरण को, तो इस प्रकाश किरण को मिरर के अंदर उसको क्या लगेगा कि वही कहीं दूर से आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं दूर से आता हुआ नजर आ रहा है। मिरर के अंदर यदि झांक के देख रहा है तो ये जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण का स्रोत क्या है? बी तो नहीं होगा, ये क्या होगा? ये पीछे कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा है? नहीं, ये तो बी बिंदु से ही तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि जो प्रकाश किरण है बीसी, वो जो मिरर है उसके अंदर से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो वो बिंदु क्या होगा? वो बिंदु हम लोग मान लेते हैं ये। अब ये जो है यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से, तो ये क्या होगा? इसको यदि अगर हम लोग दोनों को मिला दे तो इस बिंदु से दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, यानी कि कटान होगा। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ए डैश। तो इस बिंदु पर ही क्या बनेगा? इस ए का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? ए का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। हम लोग समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? बिल्कुल आसान, हम लोग ये बना सकते हैं। अब रह गया कि इस प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा, जो नेचर होगा, जो विशेषता होगा, वो क्या होगा? क्योंकि
ये जो किरण है यानी कि इस बिंदु पर क्या हो रहा है, जहां पे देखा क्या जा रहा है, ये व्यक्ति क्या देख रहा है, इस बिंदु से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, यानी कि वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज हो गया। अब तो बोलने की जरूरत नहीं कि वर्चुअल इमेज क्या होगा, सीधा होगा ना उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा क्या कि ये AO डिस्टेंस जो है, यानी कि AO जो है ये बराबर होगा क्या, OA डैश का। ये है क्या, AO मतलब क्या हुआ कि परावर्तक सतह से वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OBJECT, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो जाएगा कौन सा, AO, और OA डॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक, तो जब मैं डिस्कशन कर रहा था रिफ्लेक्शन, तो वहां पे मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर का इमेज जो है वो हम लोग क्या लगेगा, सामने की ओर आ रहा है। जैसे ही अपने कैमरा के सामने जा रहा हूँ, लग रहा है कि मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ, जैसे ही मैं पीछे जा रहा हूँ लग रहा हूँ मैं आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मिरर में होता है। तो वहां पे होता है, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि परावर्तक सतह से वस्तु के बीच की जो दूरी होगी, परावर्तक सतह से जो प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी, ये हमेशा समान होगी, यानी कि AO बराबर OA डैश। इसको हम लोग ज्यामितिक विधि से प्रमाणित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो प्रमाण के लिए यानी कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इसी को हम लोग को प्रमाणित करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया जाए, यानी कि ये हो जाएगा BC, इसको D बोला जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले AB क्या है, वो है इंसिडेंट रे। ठीक है, BC क्या है, वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और DB क्या है, DB हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि परावर्तक सतह पे उसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री कोण होगा। अच्छा, और ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, I, इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, R। इसको हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि I इज इक्वल टू R होता है। तो मतलब क्या हो गया, ABD इज इक्वल टू CBD हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू I इज इक्वल टू R। तो ये जो है ये हम लोगों का पता चल रहा है, कहाँ से, जो डायग्राम है वहां से हम लोग पता कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग को क्या पता चलेगा, देखा जाए तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये चूंकि DB जो है वो क्या है, परावर्तक सतह के ऊपर परपेंडिकुलर है, और AO जो है ये भी क्या है, ये भी परावर्तक सतह पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो दोनों रेखा है, दोनों रेखा इस सतह के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AO और DB दोनों क्या होगा, दोनों समानांतर रेखा है, दोनों एक पैरेलल रेखा है। ठीक, तो AO जो है वो क्या है, AA डैश का ही तो पार्ट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AA डैश जो है वो पैरेलल है किसके, DB के पैरेलल है, बोल सकते हैं कि नहीं। फिर से एक बार देखिए, AO रेखा और DB रेखा दोनों क्या है, जो समतल दर्पण है उसके पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इसके साथ जितना का कोण बना रहा है, ये भी इसके साथ उतना का ही कोण बना रहा है। तो अगर कोण बराबर बना रहा है किसी समतल दर्पण के साथ या किसी सतह के साथ या किसी रेखा के साथ, तो जो दोनों रेखा होगा, दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यानी कि AO एंड AO, या ये पूरा हम लोग बोल सकते हैं AA डैश, ये क्या है, ये पैरेलल है किसके साथ, DB के साथ, यानी कि जो DB रेखा है उसके साथ क्या होगा, AA डैश और DB जो है वो उसके साथ क्या है, समानांतर है। और यदि अगर हम लोगों को देखा जाए कि ये अगर समानांतर रेखा है, तो ये जो लाइन है यानी कि AB क्या है, दोनों के बीच का तिर्यक है। AB एक तिर्यक है, बोला जा सकता है। कैसे, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग इन्वर्ट कर दें, देखो ये
इस तरह से ये हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे बीच में ओ है, यहाँ पे ए है, और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे पकड़ लेते हैं डी, यहाँ पे पकड़ लेते हैं बी, ठीक है। ओ बी के बीच में लाइन, ओ और बी के बीच में ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, ठीक। देखने से पता क्या चला, दोनों एक दूसरे का समानांतर रेखा है। अब ए और बी के बीच का, यानी कि इसको यदि अगर हम लोग मिला दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे का ट्रांसवर्स रेखा है। हम लोगों ने समानांतर रेखा ऐसे पढ़ा था, ऐसे इस तरह का चित्र हम लोगों ने देखा था। तो अगर इस तरह का होगा तो यहाँ पे ये कोण बराबर ये कोण बोला जा सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो एकांतर कोण है। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इस कोण का मान जो होगा इस कोण के मान के बराबर होगा। क्यों? दोनों क्या है, दोनों एक एकांतर कोण है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए कि एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ABD ये क्या है, ये एकांतर कोण है, ठीक। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा, OAB इज इक्वल टू ABD। अब ये देखिए I जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। इसका मतलब जो ABD है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग CBD भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसका मतलब ये जो एंगल हो गया, ये एंगल दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो बराबर होने से क्या होगा, चलो देखा जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और कोण हम लोग को मिल रहा है। तो पहला हम लोगों को ये मिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको प्रूव करने के लिए। दूसरा देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, एक दूसरे का संगत कोण। ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों एक दूसरे का संगत कोण। कैसे? यहाँ भी बिल्कुल यदि अगर हम लोग देखा जाए तो ये कोण जो हो रहा है और ये कोण क्या हो रहा है, एक दूसरे का संगत कोण। बिल्कुल इसी तरह का धारणा यहाँ पे है। थोड़ा इमेज करने का कोशिश करिए, इमेजिनेशन करने की कोशिश, देखिए आप लोगों को मिलेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि O'AB इज इक्वल टू CBD, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल OA डैश यानी कि OA डैश B इज इक्वल टू एंगल दिस CBD। ये क्या है, ये संगत कोण है, ठीक है। ये क्या है, संगत कोण है। तो यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये कोण जो है किसके बराबर था, इस कोण के बराबर है। तो ये कोण यदि इस कोण के बराबर है और ये कोण यदि इस कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। फिर से मैं बोलता हूं, अभी हम लोगों ने प्रमाणित क्या किया कि ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, एक नंबर रिलेशन से। और अभी संगत कोण के मार्फत से उसके अध्ययन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोण जो है इसका मान इस कोण के बराबर है। अगर हम लोग इसका मान ले लें, इसका मान 60 डिग्री, तो ये भी मान कितना 60 डिग्री, ये भी मान कितना 60 डिग्री। तो ये क्या है, तीनों आपस में कोण बराबर। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कोण का मान भी इस कोण के मान के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसको 2 नंबर बोले तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिख सकते हैं कि इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर है। लिख सकते हैं कि OAB यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OA डैश B लिखा जा सकता है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल OAB और OA डैश B। इस दोनों ट्रायंगल में अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं फिर से। यानी कि ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OA डैश B। अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने प्रमाणित क्या किया, फ्रॉम 3 से हम लोग बोल सकते हैं कि OAB यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OA डैश B, ये हम लोग बोल सकते हैं नंबर 1। यानी कि ये हो गया एंगल के अनुसार। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोण जो है और ये कोण के मान के बराबर है। ये रचना यानी कि बाय कंस्ट्रक्शन तो बोला जा क्या जा सकता है कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल A डैश BO
एंगल ए डैश बी ओ। ये कैसे हुआ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइए बता के, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए डैश बी ओ, ये हम लोग बोल सकते हैं। और बी ओ जो है वो क्या हुआ, ये भी एंगल बी ओ जो है दोनों के बीच में कॉमन है, बी ओ इज कॉमन यानी कि ये साइड, ठीक। तो यहाँ पे ए एस जो प्रिंसिपल है कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांगसमता का, ए एस, इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का सर्वांगसम है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या किया है कि त्रिभुज ओ ए बी वो सर्वांगसम है, वो किसके साथ, ओ ए डैश बी। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या हो गया, दोनों में आपस में हर रूप से बराबर है, हर रूप से बराबर है। तो यदि ऐसा होगा तो बराबर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ ए डैश, इसलिए ए ओ बराबर ए डैश ओ, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यही तो हम लोगों को प्रमाणित करना था, तो हो गया इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि प्रूफ करने के लिए जो एग्जाम में आता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इमेज डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग अब चलते हैं, एक दो टॉपिक और बच गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो पार्ट है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, लैटरल इन्वर्सन यानी कि पार्श्व परावर्तन। क्या, पार्श्व परावर्तन। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन इसको बोला जाता है पार्श्व परावर्तन। ये है क्या, लैटरल इन्वर्सन यानी कि पार्श्व परावर्तन, ये है क्या। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास मान लिया जाए एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है। यदि यहाँ पे हम लोग ए अक्षर को लिखते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वो ए के जैसा ही होगा, ठीक। थोड़ा इसको कल्पना कीजिए, यदि अगर हम लोग ए को मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज जो होगा वो क्या होगा, वो ए के जैसा ही होगा। यदि हम लोग एम लेटर लेते हैं तो उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो एम के जैसा ही होगा, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसका इमेज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसका क्या होगा, वैसा ही उसका इमेज होगा, ठीक। अच्छा, अब यदि हम लोग सी लेते हैं तो इसका इमेज कैसा होगा, इसका इमेज होगा इस तरह से, ठीक। अब यदि हम लोग डी लेते हैं तो इसका इमेज होगा इस तरह से, ठीक। अब यदि हम लोग एल लेते हैं तो इसका इमेज होगा इस तरह से होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये एल जो है इसमें क्या हुआ है, इसका जो पोजीशन है या इसका जो इमेज है उसमें क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया, यानी कि उल्टा हो गया है। तो इसी घटना को हम लोग लैटरल इन्वर्सन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं एम्बुलेंस में करते हैं। कैसे देखा जाए तो एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग होता है, सबसे पहले मैं एम्बुलेंस का स्पेलिंग लिखता हूँ, AMBULANCE, ये हो गया हम लोगों का एम्बुलेंस का स्पेलिंग, ठीक है। अब इसका यदि हम लोग परावर्तन कराए, पार्श्व परावर्तन कराए, तो बी का इमेज कैसा होगा, बी का इमेज होगा इस तरह से, इसका इमेज कैसा होगा, ऐसा ही होगा, इसका इमेज कैसा होगा, ऐसा, 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 ठीक है। तो इसका यूज हम लोग एम्बुलेंस में देखते हैं कि जो एम्बुलेंस में लिखा होता है, एम्बुलेंस बड़ा बड़ा स्टिकर में जो उसका जो व्यूइंग ग्लास होता है, जो फ्रंट में जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, उसमें लिखा होता है इस तरह से AMBULANCE, एम्बुलेंस की।
तो यदि कोई गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, कोई गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, तो वो अपना व्यूइंग ग्लास में वो क्या करेगा, वो इस इमेज को देखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में जो परावर्तन होगा वो परावर्तक सतह क्या होगा, उसके लिए ये सतह जो होगा वो परावर्तक होगा। ठीक, ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एम्बुलेंस में हम लोग इस तरह का लिखा हुआ देखते हैं। तो इसका यदि लैटरल इन्वर्सन होगा तो जो आगे वाली गाड़ी है, आगे वाली गाड़ी का जो मिरर होता है, साइड मिरर होता है, उसमें वो क्या देखेगा, इस वर्ड, इस लेटर को देखेगा। किस रूप में? इस रूप में देखेगा। ठीक है, यदि इस रूप में रहता तो वो क्या करता, वो अपने व्यूइंग ग्लास में वो इस रूप में देखता तो वो पहचान नहीं पाता कि क्या है, एम्बुलेंस है ना क्या है। इसलिए एम्बुलेंस में देखा जाता क्या है कि वो इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि पार्श्व परावर्तन का एक उपयोग जो है वो हम लोग एम्बुलेंस में करते हैं। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, जो कि पार्श्व परावर्तन का उपयोग है। ठीक है, अच्छा, परावर्तन के एक और उपयोग है, परावर्तन एक और उपयोग है, वो हम लोग बोल सकते हैं उसका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो इस तरह से एक यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा ही जरूर होगा। ये यहाँ पे एक मिरर होता है, ये इसका ये है परावर्तक सतह, इसका ये परावर्तक सतह। ये इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना के रहता है? 45 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना के रहता है? 45 डिग्री। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब आई तो क्या होगा, यहाँ पे परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात ये क्या करेगा, ये इस पर आपतित होगा, ये फिर इसके ऊपर आपतित होगा, बिल्कुल ऐसे आपतित होने के बाद क्या होगा, ये फिर बाहर निकल जाएगा, यानी कि परावर्तन होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग आँख से इस देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई पिक्चर रखा हो, मान लो M कोई अगर देखा जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस पेरिस्कोप से M को देख सकते हैं। कैसे M नजर आएगा? बिल्कुल सीधा। अगर हम लोग B को देखा जाए तो इस पेरिस्कोप से कैसे नजर आएगा? B बिल्कुल सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार इस सतह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो B जो है वहाँ पे क्या होगा, एक बार उल्टा आएगा, फिर वो रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। इसका मतलब पेरिस्कोप में किस प्रकार का इमेज देखने को मिलेगा, वो हमेशा हम लोग को सीधा इमेज देखने को मिलेगा, यानी कि वो सीधा होगा। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग युद्ध के मैदान में करते हैं। बंकर के नीचे जो फौज लोग जो है वो नीचे रहता है, और मिरर को, यानी कि इसका एक हिस्सा जो है यहाँ पे फौज जो है वो इसको देखता है यहाँ से, और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो बंकर के बाहर रहता है। तो यदि कोई यहाँ से देखा जाए तो बाहर के वस्तुओं को वो क्या कर सकता है, वो इस थ्रू से देख सकता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप एक अति साधारण सा यंत्र है जिसको हम लोग घर में आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसके अगले अंक में हम लोग नया जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन यानी कि वर्तन। ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।